कंटिन्यू करें। जी डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कंफर्म कर दें कि आप लोगों को स्लाइड्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, सो दैट हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें आज प्लीज। ठीक है जी, ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेसिकली देखें, जो ये सेशन चल रहा है इसमें हमने बेसिक जो गाइडेंस है वो दे रहे हैं, प्लस इसमें जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल टैक्स एक्ट। अब मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में एक टेबल ऑफ कंटेंट शेयर कर दिया, जिसमें आपको नॉर्मली आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ भी अवेलेबल नहीं होती, और जो सेल टैक्स एक्ट है उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये क्योंकि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप इसकी हेल्प उठ ले सकते हैं। जो अमेंडेड इन सेल टैक्स एक्ट है उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो उनको आपने ये व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए यहीं से टेबल ऑफ कंटेंट्स क्लियर करने। प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में जो सिलेक्टिव सेल टैक्स की डेफिनेशन आपने करनी है वो मैं आपको करवा दूंगा, जस्ट नोट डाउन करवा दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली आप नहीं करनी, आपने नहीं करनी। अभी जो सेल टैक्स एक्ट है उसकी मैं आपको शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो डेफिनेशन वाला चैप्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आपने करनी है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है जो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप ये कंफर्म करें कि आपके पास सेल टैक्स एक्ट की जो स्लाइड वीडियो है या स्लाइड्स है ये आपको शो हो रही है, दैट्स ओके, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकें प्लीज। तो एक स्टूडेंट कंफर्म करते हैं प्लीज, सेल टैक्स एक्ट आपको शो हो रहा है कि नहीं? ठीक है जी। अच्छा जी। सबसे पहले अभी मैं आपको ये डेफिनेशन क्लियर करवा दूंगा, उसके बाद हम कुछ चैप्टर 2 है उसकी मेन कुछ चीज़ें हैं जहाँ से टेक्निकल एमसीक्यूज बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिलेक्टिव स्टडी सेल टैक्स का बताऊंगा, जितना आज हो गया ठीक है, दैट्स ओके। उसके बाद जो रह जाएगा इसकी जो सेकंड क्लास है सेल टैक्स की उसमें मैं आपको बता दूंगा। प्लस जो हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं वो जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर कर दी जाएंगी। अच्छा जी, डेफिनेशन का चैप्टर है जी स्टार्ट। सबसे पहले अब जब भी डेफिनेशन का स्टार्ट होता है आपने एक चीज देखनी है, अगर पेपर कंसेप्चुअल हो कोई भी जब आप ला पढ़े तो वहां से एक वो एमसीक्यूज बना लेता है, जिसको जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड जो सेक्शन 1 होता है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट को डील करता है। तो इसकी जस्ट यहाँ पे एक मेन चीज होती है कि ये इस एक्ट ने अप्लाई कहाँ कहाँ पे होना है, प्लस इसने कब से इन्फोर्समेंट इसकी कब होनी है, ये दो चीजें यहाँ पे देखनी होती है। और तीसरी चीज इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आपने इसके आगे सब सेक्शन 1 2 3 है जिसमें ये तीनों चीजें मेंशन है। कोई भी लॉ पढ़े तो सबसे पहले ये चीज उसकी क्लियर करें। फिर अगली बात आ जाती है जी डेफिनेशन की। डेफिनेशन में पहले है जी एक्टिव टैक्स पेयर की। इसकी कोई एक इन्होंने सेल टैक्स एक्ट में, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एक्टिव टैक्स पेयर की जो डेफिनेशन है वहाँ पे अल्टीमेटली और होगी और सेल टैक्स में और है। तो अब आपका अगर यहाँ से एमसीक्यूज बनता है तो आपने अवेलेबल ऑप्शंस में देखना है कि अवेलेबल ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ताकि आपको उसको बेस्ट सूटेबल पता चल सके ये एमसीक्यू सेल टैक्स से बना हुआ है या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से बना हुआ है। तो इन चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करना है। अब इसकी जो लिस्ट है यहाँ पे इन्होंने ये ABCD तक बता दी है कि ये लोग हैं जो कि एक्टिव टैक्स पेयर नहीं होंगे, बाकी जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है। इट्स मीन के जो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है सेल टैक्स एक्ट में उनकी इन्होंने लिस्ट दे दी है। तो ये 4 नाम है, जिसमें पहले उन्होंने ब्लैक लिस्टेड का बता दिया, सस्पेंडेड का बता दिया, फिर जिसने रिटर्न्स फाइल नहीं की हुई, और फिर उन्होंने कहा कि जो इनकम टैक्स में भी रिटर्न अपनी फाइल नहीं करता वो भी, फिर वो कहते हैं कि जो अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जो है वो क्वार्टरली नहीं फाइल करता। तो 4 चीजें यहाँ पे बताई जी। पहले उसने बताया कि सेक्शन 21 है सेल टैक्स एक्ट का, जिसके तहत कोई बंदा ब्लैक लिस्टेड है या वो रजिस्टर्ड जिसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड की गई है। अब आपने सेक्शन 21 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी देखना है कि वो क्या चीज़ है। वो बंदा एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। फिर जिसने सेक्शन 26 में रिक्वायर्ड है कि वो सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करे। अब यहाँ से एमसीक्यूज ऐसे ही सेल टैक्स में जनरली लगते हैं कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ को डील करता है। आपका ऑलमोस्ट सेल टैक्स में से जो
10 to 15 एमसीक्यूज है वो इसी चीज के ऊपर लगने हैं कि कौन सा सेक्शन किस चीज को डील करता है। तो आपने इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स जो इम्पोर्टेंट है जहाँ जिनसे एमसीक्यूज लगता है वो मैं आपको सेलेक्ट बता दूंगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो लिस्ट है तो पूरी लिस्ट आप इसके ऑलमोस्ट 72 एमसीक्यू सेक्शंस हैं, सबको रट्टा नहीं लगाना। जो सिलेक्टिव सेक्शंस हैं उनको आपने रट्टा लगाना है कि कौन सा सेक्शन किस चीज को डील करता है। तो ये भी मैं आपको अभी क्लास के एंड पे मार्क करवा दूंगा कि ये आपने करना है। प्लस अब 26 में रिक्वायर्ड है कि कोई भी पर्सन जो है वो सेल टैक्स की रिटर्न सबमिट करवाए, फाइल करवाए अंडर सेक्शन 26। तो जो 20 सेक्शन 26 में अपनी रिटर्न फाइल करेगा नहीं करेगा वो जनाब आपका एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। फिर इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन 114 एंड 115 है उसके थ्रू एक पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड है, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। अगर वो फेल हो जाता है वहां पे वो फाइल नहीं करता तो वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है। और फिर सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का 165 है जिसके तहत हर विद होल्डिंग एजेंट ने अपनी विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल करनी है ऑनलाइन। अगर वो क्वार्टरली होती है, अगर उसने वो नहीं की तो वो भी एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट से निकल जाएगा। ठीक है जी, ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। इसकी ये चार जो लिस्ट है ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए। एपीलेट ट्राइब्यूनल मींस की कौन सा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन जी 130 है जिसके तहत एपीलेट ट्राइब्यूनल जो है वो अपॉइंट एस्टेब्लिश किया जाता है, सेक्शन 130। अब एपीलेट ट्राइब्यूनल किस सेक्शन के तहत अपॉइंट होता है, एस्टेब्लिश होता है जी, ये आपको सेक्शन याद होना चाहिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 130। तो यहाँ से एमसीक्यू इतना ही बनता है कि एपीलेट ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश किस सेक्शन के तहत होता है। अप्रोप्रिएट ऑफिसर, अप्रोप्रिएट ऑफिसर का जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो बोर्ड के थ्रू नोटिफिकेशन तहत किसी भी ऑफिसर को जब उन्होंने अप्रोप्रिएट कर दिया। एरियर्स की सिंपल सा है, इसको स्टडी कर लें, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एसोसिएट्स, एसोसिएट्स पर्सन्स, एक बंदा है बिजनेसमैन है उसके साथ जो लोग हैं कौन कौन से एसोसिएट्स हो सकते हैं या एसोसिएट की हैसियत क्या है लॉ के तहत। तो ये आपने डेफिनेशन करनी है इसकी। ये चीज़ें सिंपल जो है, तीन चीज़ें इसको आपने पढ़ना है। इसमें से ज़्यादा जो क्लास इसकी 3 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने कर लें। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन 3A है जी, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब मैंने एग्जाम दिया था तो एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को एओपी भी बोला जाता है, इसके ऊपर एमसीक्यूज लगा हुआ था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें। बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी जनरल भी है और नॉर्मली आपको पता है जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन आपको लाजमी पता होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड, बोर्ड्स का जी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मैंने पहले भी क्लासेस ली हैं वहाँ पे यही मैंने बताया कि सेक्शन 3 ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, एफबीआर एक्ट 2007 का सेक्शन 3 एंड 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो दोनों आपने स्टडी करने हैं। एफबीआर एक्ट 2007 मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी ऑलरेडी अपनी क्लासेस जो सेक्शन लिए उनको शेयर किया है, लेकिन आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। एफबीआर एक्ट 2007 का सेक्शन 3 एंड 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो आपने लास्ट मास करना है। जो बोर्ड का यहाँ पे वर्ड है जनरली आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दूं, इट्स मीन के एफबीआर का हेड ऑफिस। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसका सेक्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एक्ट है और कौन सा सेक्शन है जिसके तहत बोर्ड की एस्टेब्लिशमेंट होती है। चीफ कमिश्नर, कमिश्नर अपील्स, ये अब यहाँ पे अंडर सेक्शन 30 लिखा हुआ है, इट्स मीन के ये चीफ कमिश्नर की डेफिनेशन में उसने लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 30, इट्स मीन कि ये सेल टैक्स एक्ट का सेक्शन 30 है। इसी तरह इनकम टैक्स में इसका सेक्शन सेपरेट होगा। अब आपने क्या करना है, ये जो हिरार्की है चीफ कमिश्नर बोर्ड, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर अपील्स, कमिश्नर, इसी तरह फिर आप बाकी इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं इनका आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी सेक्शन देखने हैं और सेल टैक्स एक्ट में भी देखने हैं। अब एमसीक्यूज में समटाइम ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है कि उसने वहाँ पे सेक्शन सेल टैक्स एक्ट के लिखे होंगे और एग्जामिनर बाज का इतना कंफ्यूज कर देता है कि वो ऊपर क्वेश्चन की हेडिंग में नहीं मेंशन करता कि ये सवाल मैं सेल टैक्स से पूछ रहा हूँ या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से पूछ रहा हूँ, क्योंकि उसने नीचे सेक्शन की रेंज बता देनी है। जैसे कि यहाँ पे आंसर 30 है तो वो 30, 35, 40 इस तरह की मतलब इसके नियर अबाउट की रेंज बता देगा। और साथ ही
अगर वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से पूछ रहा होगा तो वो जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की रेंज है सेक्शन की, वहाँ पे जो भी है 130 है या व्हाट्सएवर जो भी है वो उसकी रेंज देगा। लेकिन क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ये पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है, मोस्टली वो सेल टैक्स एक्ट से ही पूछता है, तो मेरी आपको सजेशन है कि आप पढ़ें दोनों को, मेमोराइज दोनों करें, लेकिन रटा आप इसको लगा लें सेल टैक्स एक्ट में कि इसकी हायरार्की कौन कौन से सेक्शन में अपॉइंट होती है। ये आप सेक्शन जब 30 के पास जाएंगे तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। फर्दर मैं टेबल ऑफ कंसर्न शेयर करूंगा तो आपको वहीं पे भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसको एक्ट को इतना ज़्यादा आपको ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह कमिश्नर है जी, तो यहाँ पे जस्ट आपको ये सेक्शन पता होना चाहिए कि सेक्शन 30 में इनके अपॉइंटमेंट चीफ कमिश्नर, कमिश्नर अपील्स की और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। कॉमन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर की, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। कंपनी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाएंगे कंप्यूटराइज सिस्टम, इसको आप छोड़ सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन मस्ट है जी, यहाँ से एमसीक्यूज लगता है और बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट की एब्रिविएशन क्या है, स्टैंड फॉर क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका एवरी जो स्टैंड फॉर है यहाँ से एमसीक्यूज लगता है। कस्टम एक्ट का जस्ट आपको पता होना चाहिए, कस्टम एक्ट 1969 होता है। डिफॉल्टर जनरली पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफॉल्ट सरचार्ज, डिफॉल्ट सरचार्ज वही होता है जी, जो एक पेनल्टी सेपरेट है और डिफॉल्ट सरचार्ज सेपरेट होता है। इसका सेक्शन 34 है और इसका आपको इतना पता होना चाहिए कि ये लगता कौन से सेक्शन में है। बाकी डिफॉल्ट सरचार्ज की डेफिनेशन जो है वो एक्ट में मौजूद नहीं है। पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज में ये है कि पेनल्टी एक यक मुश्त लग जाती है, मतलब उसकी अमाउंट या परसेंटेज क्लियर होती है, इतनी लगानी है। डिफॉल्ट सरचार्ज जैसे बैंक वाले अपना मार्कअप कैलकुलेट करते हैं ऑन डेली बेसिस, नंबर ऑफ डेज के ऊपर इसका रेट लगाया जाता है। जो जितना डिफॉल्टर होगा जितने डेज के लिए, उतने डेज के ऊपर उसका वो परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो पेनल्टी एक सेपरेट वो कहने की इम्पोज की जाती है, पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज में डिफरेंस। डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन की करनी है, डॉक्यूमेंट आप छोड़ सकते हैं। ड्यू डेट का आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ड्यू डेट जस्ट उसने बता दिया कि बोर्ड जो भी लिख देगा। ई इंटरमीडिएटरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट छोड़ सकते हैं आप। एग्जाम सप्लाईज, इसको आपने सेक्शन 13 पढ़ना है जी, एग्जाम सप्लाईज क्या होती है। चलिए, फर्म की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, गुड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ग्रीन इंडस्ट्री को सिंपल देख लीजिएगा, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज लगने के चांसेस, ये अमेंडमेंट आई है तो इसलिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज। इम्पोर्टर आपको बताना है। इनपुट टैक्स की, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको आप हम स्लाइड्स की हेल्प से भी आज क्लियर करेंगे चैप्टर 2 में। इनकम टैक्स जो है जी, ये बेसिकली देखें, जब भी आप कोई चीज़, मैं जनरली आपको बता देता हूँ, बाकी आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। इनपुट टैक्स होता है जब भी आपने कोई चीज़ परचेज करनी है, उसके ऊपर आपने जो जिससे परचेज कर रहे हैं उसको जो सेल टैक्स पे कर रहे हैं वो आपका इनपुट टैक्स है। जब आप चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं और वहाँ जिसको बेच रहे हैं उससे जो टैक्स आप कलेक्ट करेंगे वो आपका आउटपुट टैक्स है जी। काइबर का जी, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, बस इसकी स्टैंड पर आपको पता होना चाहिए। लोकल इनलैंड रेवेन्यू ऑफिस, ऑफिस छोड़ दें इसको। मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस इसका जो प्रोसेस है इसकी डेफिनेशन आपको सिंपल सी है। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर इसका आपको इम्पोर्टेंट है जी, आप ये कर लें। ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू सेक्शन का वो 30 में अपॉइंट होता है जी। उसके बाद ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ये आप देखें अमेंडमेंट आई हुई है तो इसके ऊपर एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा एमसीक्यू लग सकता है। आउटपुट टैक्स जी वही जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब आप सेल करते हैं चीज़ों को तो उस वक्त जो आप वहाँ से कलेक्ट करते हैं। पर्सन की डेफिनेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है जी, इसके ऊपर एमसीक्यूज में एक दफ़ा आया हुआ था। प्रोविंशियल सेल टैक्स,
अब देखिए जी, प्रोविंशियल सेल टैक्स को यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि ये क्या चीज होगी। रजिस्टर्ड ऑफिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है कि रिटेल प्राइस सिंपल कंसेप्ट है, रिटेलर का ये रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, ये सिंपल कंसेप्ट है, ये आपने वैसे भी करने हैं। अच्छा, रिटर्न जी, सेल टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स की डेफिनेशन जो है वो आपने यहाँ से कर लेनी है। इसमें ये इसका क्लास जो है 29A है। सेल टैक्स अकाउंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्केड्यूल जो सिंपल बताया गया, सिमिलर सप्लाई इसको आप देख सकते हैं, सिंपली देख लीजिए कितने इम्पोर्टेंट। स्पेशल ऑडिट कौन से सेक्शन में होता है, ये सेक्शन आपको पता होगा। स्पेशल जज की अपॉइंटमेंट किस सेक्शन के तहत होती है, या स्पेशल जज। उसके बाद जिस सप्लाई की स्पेशल जज कितनी इसमें इंपॉर्टेंट चीज मुझे नहीं लग रही, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने सप्लाई को करना है, इसकी डेफिनेशन जरूरी है, सप्लाई क्या होती है, क्योंकि सेल टैक्स जो है ये मोस्टली रिलेटेड होता है आपकी सप्लाई से। तो सप्लाई की डेफिनेशन जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मेमोराइज करना है। सप्लाई चेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टैक्स की डेफिनेशन जो है वो मतलब कि सेल टैक्स, इनकम टैक्स में टैक्स आप देखेंगे तो वहाँ पे इनकम टैक्स होगा। टैक्सेबल एक्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर कंसेप्चुअल हुआ तो यहाँ से एक आधा एमसीक्यू है। टैक्स फ्रैक्शन, ये सिंपल आपको A/100 + A इतना मेमोराइज होना चाहिए। टैक्स फ्रॉड, टैक्स फ्रॉड इतना इंपॉर्टेंट। टैक्सेबल गुड्स, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। टैक्स इनवाइस, आपने इसके में देखना है जी, यहाँ से एमसीक्यूज आया था मेरी दफा, आपने ये देखना है कि टैक्स इनवाइस जो है इसके अंदर चीजें क्या क्या, इसकी रिक्वायरमेंट्स की कंडीशन क्या है, इसकी वो क्या क्या रिकॉर्ड चीजें हैं जो यहाँ पे जरूरी होती हैं, जैसे कि टैक्स पेयर का नाम, उसका एनटीएन नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स अमाउंट, ये वो चीजें कुछ हैं जो जरूरी होती हैं टैक्स इनवाइस में। तो टैक्सेबल सप्लाईज, टैक्स पीरियड, टैक्सेबल सप्लाई जरूरी है, टैक्स पीरियड इतनी जरूरी नहीं है। उसके बाद ये टियर 1 टैक्स पीरियड, आप इस वाले से देख लें कि सेल टैक्स में और होता है और इनकम टैक्स में और होता है। तो यहाँ पे मंथली सेल टैक्स रिटर्न सबमिट हो रही होती है, जबकि उधर इनकम टैक्स में जो टैक्स पीरियड होता है वो टैक्स ईयर, यानी कि एक पूरा फाइनेंशियल ईयर इसमें इन्वॉल्व है। टियर 1 की डेफिनेशन सिंपल, इसकी जो कंडीशन है ये आपने सिंपली राइट डाउन कर लेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री, ग्रीन इंडस्ट्री, उसके बाद टियर 1 रिटेलर, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज लग सकते हैं। टाइम ऑफ सप्लाईज को आप छोड़ सकते हैं, ट्रस्ट को छोड़ दें, यूनिट ट्रस्ट को छोड़ दें, ट्रस्ट को सिंपली देख लीजिएगा क्योंकि इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। वैल्यू ऑफ सप्लाईज, ये आप सिंपली पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चीज़ ज़रा लेंथी है जिसको जस्ट विस्लर ब्लोअर, इसके ऊपर एमसीक्यूज आया था जी, विस्लर ब्लोअर के ऊपर आया था एमसीक्यूज। इसका सेक्शन सेल टैक्स में और है और इनकम टैक्स में और है, तो दोनों साइड पे आपने देखना है। होलसेलर सिंपल कंसेप्ट देखना है, जीरो रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, जीरो रेटेड सप्लाईज, टैक्सेबल सप्लाईज, इन तीनों को आपने मस्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन क्लियर होगी, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको मार्क करवा दी जिन जहाँ से एमसीक्यूज लगता है। अब आप फर्दर इसमें हम चैप्टर 2 जो है इसका स्कोप ऑफ टैक्स है, सेल टैक्स एक्ट का, इसकी स्लाइड्स की मदद से हम करते हैं। अब आप देखें, आपको ये स्लाइड्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जनरल ओवरव्यू में आपको थोड़ा सा बताने लगा हूँ, जहाँ से एमसीक्यू ज़्यादा लगने के चांसेस सेल टैक्स के, प्लीज। जी, आपको सेल टैक्स की स्लाइड्स रिफ्लेक्ट हो रही है, प्लीज़ ये कंफर्म करते हैं ताकि हम इसको कंटिन्यू करें आगे।
जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अभी आपके सामने सेल टैक्स एक्ट का एक टेबल मैंने चैप्टर एंड सेक्शन वाइज बता दिया। ये रेंज जस्ट आपकी आसानी के लिए बनाई थी, लेकिन इसकी जो एडवांस आपके लिए ये ज़रा शॉर्ट है, लेकिन इसकी जो डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, जो कि पूरे एक्ट के हैं, जहाँ से आपको आसानी से ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। यहाँ पे जस्ट मैंने एक वो रेंज बनाई है ताकि आपको इस पूरे एक्ट की समझ आ जाए, क्योंकि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सिलेबस है वो जस्ट वहाँ पे 2 चैप्टर इन्वॉल्व हैं, लेकिन सेल टैक्स एक्ट जो है ये पूरा आपका शामिल है, पूरे का पूरा एक्ट आपके सिलेबस में शामिल है। वो कहीं से भी एमसीक्यूज बना सकता है। अब क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है कि आप पूरा एक्ट मेमोराइज करें, तो स्मार्ट स्टडी यही है कि जो जनरल ओवरव्यू वाली चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एमसीक्यूज लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस, वो मैं आपको उसमें गाइड कर दिया करूँगा। अब यहाँ पे ये रेंज जो स्लाइड बनाई है इसको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको इसके चैप्टर वाइज समझ, यहाँ से इस स्लाइड से एमसीक्यूज नहीं लगता, जस्ट ये सेक्शन की रेंज आपकी आसानी के लिए बनाई है। अच्छा जी, अब सेकंड इसका जो जी मैडम, अभी आप देखें, अभी स्लाइड शो हो रही होगी। ओके जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब ये एक तो टेबल ऑफ कंटेंट तो शेयर कर दूंगा, दूसरा ये जो इसके स्केड्यूल्स हैं इसको आपने रट्टा लगा लेना है सेल टैक्स एक्ट में कि कौन सा स्केड्यूल किस चीज को डील करता है। अब फर्स्ट एंड सेकंड ओमिटेड है, तो ऑब्वियसली इसका आपने जब भी एमसीक्यूज ऑप्शन में आए तो आपको पता हो कि पहले और सेकंड स्केड्यूल में सेल टैक्स में तो है ही कोई चीज़ नहीं। थर्ड में 17% ऑन रिटेल प्राइस है, फोर्थ फिर ओमिटेड है। तो इस तरह आपके 3 निकल जाते हैं, पीछे वाले आपने सेवन्थ भी ओमिटेड है, तो 4 निकल जाते हैं। आपने इस तरह बाकी जो है उनको याद कर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें है वो आपका थर्ड स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल और सिक्स स्केड्यूल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन आपने स्किप ना भी करें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज लगने के चांसेस है वो थर्ड शेड्यूल के हवाले से, कि थर्ड शेड्यूल किस चीज़ को डील करता है, फिफ्थ शेड्यूल किसको करता है, सिक्स शेड्यूल किसको करता है। ये 3 जो है ज़्यादा एमसीक्यूज का चांसेस इन पहले 3 में है, लेकिन आपने ये पूरा टेबल कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। आज हम थोड़ी सी इस पहली स्लाइड में मैंने हिस्ट्री ऑफ सेल टैक्स जो है वो बताई है। आप इसको सिंपल रीडिंग है, इसको सिंपल रीडिंग कर लीजिएगा इसकी। उसके बाद जी चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जी, जिसमें हमने बताया है सेक्शन 3 जो है वो स्कोप ऑफ सेल टैक्स को डील करता है, और उसका सब सेक्शन 1 जो है वो बताता है कि रेट क्या लगना है। 17% लगना है जब आप कोई भी रजिस्टर्ड बंदा जो है वो सप्लाईज मेड वो सेल आउट करेगा या वो इम्पोर्ट्स करेगा, तो 17% एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो 17% सेल टैक्स जो है वो पे करेगा, या जो भी परचेजेस वो करेगा। प्लस अब यहाँ पे एक चीज सिंपल जो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाई है, इनपुट आउटपुट टैक्स की। ये सेल टैक्स की जो एडजस्टमेंट है ये कैसे होती है कि आपने जितनी चीजें सेल की वहां से आपने सेल टैक्स कलेक्ट किया, मतलब एक बिजनेसमैन के हवाले से मैं कह रहा हूँ, अब जनरली एंड यूजर के हवाले से भी आपको बता देता हूँ। आउटपुट इनपुट टैक्स की जो एडजस्टमेंट है वो आपको थोड़ी सी समझाने लगा हूँ। जब आप चीजें सेल करते हैं, फर्ज करें मैं ABC रिटेलर हूँ, होल सेलर हूँ मैंने, या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ किसी कंपनी का, मैंने चीजें सेल आउट की हैं, वहां से जो इतनी चीजें मैंने सेल आउट की है, जिसको सेल आउट किया वहां से मैंने टैक्स कलेक्ट किया। अब वो जो कलेक्टेड मैंने टैक्स किया हुआ वो अब मैंने गवर्नमेंट को पे करना है मंथली बेसिस पे, मेरी जो सेल टैक्स रिटर्न जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि यही चीजें ऑलरेडी तो उस मंथ में मैंने कुछ परचेजेस भी की होगी जिनके ऊपर मैंने सेल टैक्स प्रीवियस जिस बंदे से मैंने चीजें परचेजेस की हैं उसको पे किया होगा। अब मैंने क्या करना है कि जितना मैंने गवर्नमेंट को पे करना है उसमें से मिनहा कर लेना है जितना ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूँ। जो मैंने अब टैक्स कलेक्ट किया है वो मैंने गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन उसी मंथ में जो मैंने प्रीवियस जिससे मैंने सेल्स की है उस मंथ में सेल परचेजेस किए हैं, सॉरी सेल कह रहा हूँ, उनके ऊपर जो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ उसको माइनस कर लूंगा, रिमेनिंग अगर बचता होगा तो वो मैं पे करूंगा। लेकिन
अगर मेरा पेड ज़्यादा है और कलेक्टेड ज़्यादा है तो फिर मेरा रिफंड उस मंथ में आ जाएगा। तो ये आउटपुट इनपुट टैक्स की बिजनेसमैन के हवाले से आपको समझा दी मैंने। अब एंड यूजर के हवाले से आउटपुट इनपुट टैक्स का कंसेप्ट नहीं होता। एंड यूजर के हवाले से सेल टैक्स बेसिकली एक कंजम्पशन टैक्स है। उसने उसके ऊपर एंड यूजर ने 17% पे करना है। जो एंड यूजर मोस्टली आपका जो थर्ड शेड्यूल आइटम्स है जो डेली बेसिस जरूरियात जिंदगी से रिलेटेड है, वो थर्ड शेड्यूल सेल टैक्स एक्ट का जो थर्ड शेड्यूल उसमें मेंशन है, उसके अकॉर्डिंगली उसने वो चीजें पे करनी है। तो उसने 17% टैक्स पे करना है। एंड यूजर के हवाले से ये सेल टैक्स बेसिकली कंजम्पशन टैक्स है। कंजम्पशन, जो चीजें आप कंज्यूम करते हैं उनके ऊपर आपने टैक्स पे करना होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे मैंने ये चीज बताई हुई है। इसका सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 बताता है कि सेल टैक्स का रेट क्या है, 17% है। प्लस जी सब सेक्शन 1A जो है सेक्शन 3 का, वो बताता है कि जब भी कोई चीजें सेल आउट की जाएंगी किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, इसमें एंड यूजर की बात नहीं हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात हो रही है, जो कि आपका बिजनेसमैन है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। अगर वो अनरजिस्टर्ड होंगे तो उनसे आपने सिर्फ 17% कलेक्ट नहीं करना, फर्दर 3% भी, यानी कि 20% कलेक्ट करना है आपने, अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होगा। तो ये सिंपल चीज यहाँ पे जो आप एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। फर्दर इसमें आगे ये सेक्शंस की रीडिंग है, आपको मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में जो थोड़ा सा जनरली बता दिया है कि वैल्यू ऑफ गुड जो है वो कहाँ पे मेंशन है, सेल टैक्स का रेट सब सेक्शन 3A का सब सेक्शन 1 है। इस तरह 1B में उन्होंने टैक्स ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कहती हैं कि हमारी आप टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी निकाल लें और उसके ऊपर हमें फिक्स टैक्स लगा दें। तो ये सेक्शन 3(1)(b) है। तो ये एमसीक्यूज के वाले से जस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर जो टैक्स लगता है वो उसका सेक्शन कौन सा है और स्केड्यूल कौन सा है। सेक्शन 3 जो है जी आपका, वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है सेल टैक्स एक्ट के हवाले से। जी नूर हैदरी साहब, एक्स्ट्रा कलेक्शन जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से मैंने आपको बताई है, एंड यूजर के हवाले से नहीं बताई। अब होता ऐसा है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो रिटेलर को चीज दे रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर तो रजिस्टर्ड पर्सन है, अब रिटेलर नॉन रजिस्टर्ड हुआ तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिटेलर से 17+3% 20% कलेक्ट करेगा। अब ये जो रिटेलर है बाई लॉ ये जनरल पब्लिक से 17% ही कलेक्ट करेगा, जनरल पब्लिक से वो 20% कलेक्ट नहीं कर सकता। वो इसकी पेनल्टी है 3%, जो कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप इसको कंफ्यूज ना करें एंड यूजर के हवाले से। ये स्लाइड की हेल्प से आपने सेक्शन 3 जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपने लाजमी कर लेना जी। सेक्शन 3 इसका जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई चीज आपने स्किप नहीं करनी प्लीज। आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने मेंशन करती हुई हैं आपके लिए, जिनको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई इशू हुआ तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेरी कर सकते हैं, मैं उसी वक्त आपको इसका समझा दूँगा। अब एक्ट में से मैं जी आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा सेक्शन आपने इम्पोर्टेंट करना है। सेक्शन 3 इम्पोर्टेंट है जी, इसको आपने कम्प्लीटली कर लेना है। ये जितनी रीडिंग है एक्ट से आप स्टडी करेंगे तो साथ साथ आपको स्लाइड्स ओपन करेंगे तो उस वक्त आपको ये क्लियर हो जाएगा। यदि सेल टैक्स एक्ट जो है उसका सेक्शन 3 की
पेज ओपन है जी। कुछ बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि ये जैसे ही पेज आप एक्ट ओपन करते हैं तो बॉटम में जाके एक लाइन होती है, उससे नीचे जो चीज़ें होती हैं ये बताई जाती है ऊपर के हवाले से कि ये चीज़ इस वक्त ऐसे ऐसे ओपन हुई, उस हवाले से सारी चीज़ें। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बॉटम में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये अननेसेसरी हैं। अगर कोई अमेंडमेंट आप देखना चाहें तो वो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये अमेंडमेंट किस हवाले से हुई है। जैसे ही आपका सेक्शन 3 एंड होगा उसके बाद सेक्शन 4(3)(b) है, कलेक्शन एंड एक्सेस सेल टैक्स। ये सिंपली इसमें मैनर बताएंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर या एग्जाम के वाले से, इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने जस्ट सिलेक्टिव स्टडी करनी है। 3(b) जो सेक्शन है इसको स्लाइड्स की हेल्प से आप देख लीजिएगा, अदरवाइज एमसीक्यूज के वाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीरो रेटिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। इसका सेक्शन 1 आपको पता होना चाहिए कौन सा है, प्लस इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें जनरल कुछ चीज़ें बताई गई हैं, एक आधी चीज़ ही है, ये आपने सेक्शन 4 कंप्लीट कर लेना। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, इसका इतना ही आप याद कर लें कि इसका सेक्शन कौन सा है। बाकी इसमें से एमसीक्यूज के बारे में स्लाइड्स देख लीजिएगा, अगर वहाँ पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगी तो इसको देख ले, अदरवाइज मैं नहीं समझता कि ये कोई इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर के वाले से। टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट को, इसमें जनरल स्टडी जहाँ पे बताया गया है कि इस टाइम पे इनके सेल टैक्स की रिटर्न सबमिट होगी, फाइल होगी और उस पर टैक्स आपने इस टाइम आपका ड्यू हो जाता है सेल टैक्स जो है। वो एक आधा पॉइंट है जो एमसीक्यूज के वाले से इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। ये इसका सब सेक्शन 3 है जी, जिसमें इन्होंने इस चीज़ को ब्रीफ किया हुआ है। सेक्शन आपका ये बन रहा था जी 6 का, सब सेक्शन 3 जो है 1 और 3, इसका सेक्शन 6 का 1 एंड 3 इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल चीज़ है, कंसेप्चुअल चीज़ है, जिसको मैंने आप अपनी स्लाइड्स जो हैं सेल टैक्स की उनमें प्रॉपरली ब्रीफ किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, इसी तरह ये सेल टैक्स जो इसका सेक्शन 7 है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप स्किप ना कीजिएगा। 7A है जी, जस्ट इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंसेप्चुअल चीज, इसका सब सेक्शन जो 2 है और 1 ये आपने स्टडी करनी है। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, सेक्शन 8 है जी, इसमें जो चीज आपने देखनी है कि टैक्स क्रेडिट किन कंडीशंस में अलाउड नहीं है, वो आपने देख लेना है। इस सेक्शन में से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है। टैक्स क्रेडिट वही है कि अपना आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट वो इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकता, और किन किन चीज़ों केसेस में नहीं कर सकता ये नीचे कंडीशन बताई गई है। तो एमसीक्यूज में ऐसा होता है कि वो यहाँ से कोई एक कंडीशन उठा के पूछ लेता है जी इसको टैक्स क्रेडिट अलाउ है या नहीं है। तो ये जो लिस्ट है इसकी सब क्लासेस हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने इसको मस्ट कर। अभी जी हमारी क्लास एंड होने में जस्ट 4 मिनट्स रहते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर मैं आपको करवा दूंगा। आज की क्लास यहाँ पे एंड हो जाएगी। अभी कोई किसी की क्वेरी है वो जल्दी कर लें, हमने क्योंकि सेक्शन 8 तक किया है, नेक्स्ट क्लास जो है सेक्शन 8 से आगे हम करेंगे। सेक्शन 8A जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 8B है एडजस्टेबल इनपुट टैक्स, यहाँ से एमसीक्यूज ज्यादातर ऐसे ही लगता है कि इन एडजस्टेबल ऑफ इनपुट टैक्स का सेक्शन कौन सा या कौन सा डील करता है, तो 8B है, इसको आपने थॉरली स्टडी करना है जी सेक्शन 8B को। सेक्शन 9 में डेबिट एंड क्रेडिट नोट का सिंपल जो कंसेप्ट है वो आपको याद होना चाहिए। रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स, टैक्स 10 सेक्शन 10 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। सेक्शन 11 जी ये असेसमेंट के वाले से, यानी कि जब भी किसी ऑफिसर ने
सेल टैक्स एक्ट के ऑफिसर ने टैक्स पेयर को टैक्स लगाना हो तो वो उसको शो का जो उसका ऑर्डर पास करता है वो सेक्शन 11 में पास करता है। तो ये इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 11 जो है वो जब भी कोई जजमेंट की जाएगी या असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा वो सेक्शन 11 के तहत किया जाएगा। तो सेक्शन 11 में जस्ट इतना ही, इसके आगे थॉरोली स्टडी करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। इसको आप जस्ट मेन जो इसका पॉइंट है वो याद कर सकते हैं। इसका सेक्शन 5 जो है, सब सेक्शन 5 नोट आप कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम पीरियड बताया गया होगा। जब भी असेसमेंट का कोई भी सेक्शन आएगा, चाहे वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हो या इधर आपका सेल टैक्स एक्ट में हो, तो वहाँ पे उसका एक सब सेक्शन ऐसा लाजमी होगा जिसमें उसने टाइम ड्यूरेशन बताई होगी, वो ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको आपने मेमोराइज करना है। इसका सब सेक्शन 5 जो है इसमें इसने बताया जी 5 ईयर्स के अंदर अंदर आपने इसकी असेसमेंट फाइनल करनी है। सेक्शन 11A इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 11B जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसका एक टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है, इसको आपने पढ़ना है। यहाँ पे आपने नोट बनाना है इसका, अपने अब नोट्स जब आपने बनाएंगे तो उस वक्त आपने इसका नोट्स बनाना है कि कमिश्नर अपील के पास टाइम ड्यूरेशन कितनी है, वहाँ से एक रिटर्न आता है। ये है अपील इफेक्ट। में आपको बता देता हूँ गिविंग इफेक्ट, यानी कि इसको हम अपील इफेक्ट कहते हैं। जब भी कमिश्नर अपील या एटीआईआर में सेकंड अपील होती है या हाई कोर्ट की तरफ से, ये तीनों अपीलेंट फोरम्स है। कमिश्नर अपील्स में फर्स्ट अपील होती है, अपीलेंट फोरम पे सेकंड अपील होती है, और हाई कोर्ट में थर्ड अपील, और उसके ऊपर जाके फिर रेफरेंस फाइल होता है। तो इन अपीलेंट फोरम से जब भी कोई चीज़ वापस आती है तो उसको डिपार्टमेंट ने अपना अपील इफेक्ट देना होता है, यानी कि जो फैसला आता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑर्डर पास करना होता है। तो इस सेक्शन 11B में वो टाइम ड्यूरेशन बताई जाती है कि कमिश्नर अपील की तरफ से आपके पास अगर वो डायरेक्शन के साथ भेजेगा, अब तीन कैटेगरी होती है। एक वो उस फैसले को डिलीट कर देते हैं, वो कहते हैं टैक्स ही गलत लगे। दूसरा वो रिमांड बैक, यानी कि आपको वापस भेज देते हैं, तो सिनेरियो चेंज हो जाता है। फिर वो कहते हैं जी आपको डायरेक्शन के साथ वो डायरेक्शन दे देते हैं कि अब आप फैसला करें इसके अकॉर्डिंगली। तो तीनों सिनेरियो में टाइम ड्यूरेशन दोबारा टैक्स लगाने की जो है वो डिफरेंट है। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप जल्दी जल्दी कर लें इसको। आपकी कोई भी अगर क्वेरीज हैं वो आप कर सकते हैं अभी प्लीज़। आप हैंड रेज करें जी, उसके बाद मैं आपको क्वेरी जो भी आपकी होगी आज से रिलेटेड वो आपको क्लियर करवा देता हूँ प्लीज़। जी क्वेरी आ गई है जी। ठीक है जी, ये थोड़ा सा लेंथी है। नूर हैदरी साहब, मैं नेक्स्ट क्लास में